हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट। अगर आप राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रश्न पत्र प्रथम में जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके उत्तर और आंसर व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जाता है और आपसे रिलेटिव्स में भी पूछ लिया जाता है। अगर आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो पूछ लिया जाता है। तो यूजीसी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक दोस्तों। नेट, ठीक है, NET नेट क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। जो पहला पेपर होता है आपका फर्स्ट पेपर रहेगा वो शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता का रहेगा, और जो सेकंड पेपर रहेगा वो आपका स्वयं का रहेगा। अगर आप लाइफ साइंस से हैं तो आपका लाइफ साइंस रहेगा, और अगर आपने MSc जो मास्टर डिग्री की है वो मास्टर डिग्री अगर आपने कॉमर्स से की है तो कॉमर्स रहेगा आपका सब्जेक्ट। अगर आपने पॉलिटी या हिस्ट्री 84 सब्जेक्ट रहते हैं, 84 सब्जेक्ट में से आपने जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की हुई है उसी सब्जेक्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, और आपका सेकंड पेपर भी उसी सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है। और आपका पेपर एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद में आपको इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दे दूँगी आपको। अगर आप JRF कंप्लीट करते हैं, JRF आपका क्वालिफाई होता है तो आपको 5 साल की फॉलोशिप मिलती है, ठीक है। और अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर बन के आप लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर बन सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक दोस्तों, समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रश्न पत्र 1, ठीक है। वर्ष 2023 जून एंड दिसंबर। देखिए इसकी जो परीक्षा होती है एक जून में होती है और एक दिसंबर को होती है, ठीक है। 2024 जून कैंसल्ड एंड री एग्ज़ाम। ये क्या हुआ था, 2024 का जो जून का एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया था, और फिर ये एग्ज़ाम जो हुआ वो री एग्ज़ाम फिर से एग्ज़ाम करवाया गया था, ठीक है। UGC NTA नेट JRF, ठीक है। NTA क्या है, एक संस्था है, ठीक है। NTA क्या है, एक संस्था है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो कॉमर्स से संबंधित वाणिज्य से संबंधित जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो परीक्षाएं होती हैं वो NTA द्वारा कराई जाती हैं, और जो साइंस सब्जेक्ट से होते हैं उनकी जो परीक्षाएं कराई जाती हैं वो CSIR द्वारा कराई जाती हैं, ठीक है। नेट और JRF आपको मैंने बताया कि ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कैसी आई। अगर आपकी रैंक लो आई है तो आपको नेट मिलता है, और अगर आपकी रैंक अच्छी आई है, रैंक अच्छी आई है, स्कोर अच्छा किया है आपने एग्ज़ाम में, तो आपको JRF मिलेगा। उसमें आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। 25 लाख रुपए 5 साल का उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व पेपर करेंगे, ठीक है। ये ठीक है, UGC NTA नेट JRF सॉल्व पेपर, ठीक है। पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, विषय सूची देख लेते हैं कि हम किस वर्ष से किस वर्ष तक के एग्ज़ाम जो हुए हैं क्वेश्चन पेपर कहाँ से कहाँ तक हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए विश्व अनुदान आयोग विषय सूची है, ठीक है। UGC, ठीक है। नेट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, ये आपका फर्स्ट पेपर रहेगा, भाग 1, ठीक है। अब देखिए UGC NTA नेट JRF परीक्षा जून 2024 निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं, आप लोग देख लीजिए ये, ठीक है। शिफ्ट इस प्रकार से हम फिर भाग 2 में ये पढ़ेंगे, ये दिसंबर के होंगे, ये सब जून के एग्ज़ाम्स हैं, जून के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भाग 1 में हम पढ़ेंगे जून के, भाग 2 में हम पढ़ेंगे भाग 2 में दिसंबर के, फिर जून के पढ़ेंगे भाग 3 में, और फिर दिसंबर के पढ़ेंगे, ठीक है। 2023 और 2024 के एग्ज़ाम जो हुए हैं उनको हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस देखने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अनिवार्य प्रश्न पत्र
प्रथम, नवीन पाठ्यक्रम एवं स्ट्रैटेजी, सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभियोग्यता। ठीक दोस्तों, इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षाओं के पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सकें। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल हैं। परीक्षार्थी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है, देखिए। यूनिट 1 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा? यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना होगा शिक्षण अभिवृत्ति। इसमें आप पढ़ेंगे शिक्षण में क्या पढ़ना है? अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर। मैं आपको ऐसा करूँगी, अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फिर क्या करेंगे, यूनिट वाइज पूरा सिलेबस अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा मतलब टॉपिक वाइज क्या करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक, अभी फर्स्ट यूनिट पढ़ें। शिक्षण अवधारणाएं पढ़ना है हमें इसमें कि शिक्षण की अवधारणाएं क्या है। फिर पढ़ना है उद्देश्य, फिर उसके बाद शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति। इसमें शिक्षण का स्तर हमें इसमें स्तर में पढ़ना है कि स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक। ठीक है, विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। फिर शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये आपको याद होना चाहिए, सिलेबस आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एक एक टॉपिक अगर आप लोगों को याद रहेगा ना, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को टॉपिक याद रहेगा तो सर्च करने में या पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक शिक्षण में हमें क्या क्या पढ़ना है, अवधारणा पढ़ना है, उद्देश्य पढ़ना है, शिक्षण का स्तर पढ़ना है, जिसमें कि क्या है, स्मरण शक्ति, समझ और विचार। ठीक है, विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। ठीक, इतना आप लोगों को याद हुआ, क्योंकि ये याद होना चाहिए। सिलेबस हम जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो सिलेबस हमें याद होना चाहिए। अगर हमें सिलेबस याद रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी हमें कोई भी टॉपिक कुछ भी मिला तो हम उसको तुरंत क्या होता है, उसको सर्च कर लेते हैं और अपने माइंड में क्या कर लेते हैं, उसका सेट कर लेते हैं। उसको तुरंत सेट हो जाता है कि हाँ ये मुझे पढ़ना है, ये टॉपिक मेरा सिलेबस में है, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, शिक्षार्थी की विशेषताओं में हमें किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। ठीक है दोस्तों, शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण। ठीक है, फिर उसके बाद उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभा, मुक्स इत्यादि। देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन में आप लोगों को जो पद्धतियाँ पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, स्वयं प्रभा, मुक्स और इत्यादि। ठीक है, इतना आप लोगों को याद हुआ ना, समझ आया। अब आगे शिक्षण सहायक प्रणाली, इसमें हमें देना है शिक्षक सहायक प्रणाली। इसमें परंपरागत, आधुनिक और ICT आधारित। ठीक है, फिर मूल्यांकन प्रणालियाँ देना है, तो मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। फिर उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। दूसरी यूनिट है इकाई 2, हमने एक यूनिट कंप्लीट की, आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, हम इसको डिटेल के साथ में सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद में मैं सीरीज लेके आऊँगी, वीडियो लेके आऊँगी, जिससे कि आपको हेल्प होगी। यूनिट 1, यूनिट 2, ऐसे ही जितनी यूनिट्स हैं हम सभी यूनिट को क्रम बाय क्रम करके सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब यूनिट 2 में क्या पढ़ना है हमें, शोध अभिवृत्ति। क्या पढ़ना है, शोध अभिवृत्ति। ठीक है, शोध में हमें क्या क्या पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है कि शोध का अर्थ क्या होता है, शोध कितने प्रकार का होता है, शोध की विशेषताएं क्या है, क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से ये क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ। और शोध प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम देना है। ठीक है, ये पढ़ना है। फिर हमें देना है शोध की पद्धतियाँ,
प्रयोगात्मक होती हैं, विवरणात्मक होती हैं, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, सभी प्रकार से देना है। ठीक है, प्रयोगात्मक, इसका प्रयोगात्मक किस प्रकार से होंगी, इसकी पद्धतियाँ, अगर हम प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें तो प्रयोग हम कैसे करेंगे। ठीक है, फिर विवरणात्मक, इसका विवरण करना है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है, तो हम इसे एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं शोध पद्धतियों को। ठीक, ऐतिहासिक, क्या इसका कोई इतिहास भी था और शोध पद्धतियाँ आई कहाँ से, शोध पद्धतियों का विवरण क्या है, शोध पद्धतियों का इतिहास क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये सब कुछ। ठीक है, फिर गुणात्मक, इसके गुण क्या हैं। ठीक है, और मात्रात्मक, क्या कुछ इसका संख्यात्मक मान भी है, अगर हम इसका कुछ काउंटिंग वगैरह कुछ भी करना हो तो इसका कुछ और पद्धतियाँ मात्रात्मक रूप से भी हैं, ऐसा सब कुछ। ठीक है, अब हमें इसके बाद पढ़ना है, शोध पद्धतियाँ हमने जान ली, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शोध के चरण पढ़ेंगे। ठीक है, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। ठीक है, हमें पढ़ना है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट देना है इसमें, शोध प्रबंध एवं आलेख देना है मतलब निबंध देना है कि इसमें निबंध अगर हमें लिखना हो, इसकी शैली क्या है, इसको हम कैसे समझा सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, शोध में ICT का अनुप्रयोग। ठीक है, इसके अनुप्रयोग क्या है कि हम इसे यूज़ ना कर सकते, इसके कुछ कि देखिए, अगर कोई इंसान है या फिर कोई भी बुक है तो उसके गुण भी होते हैं और अनुप्रयोग भी होते हैं। ठीक है, शोध नैतिकता, फिर इसके बाद हमें पढ़ना है शोध नैतिकता। हम आते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में हमें पढ़ना एक गद्यांश दिया जाएगा इसमें। ठीक है, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक गद्यांश, जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। देखिए, 12th में या BSc या MSc आप लोगों ने जो भी कुछ किया है उसमें हिंदी का एग्ज़ाम सबको रहता है, हिंदी सबका रहता है। हिंदी में हमें क्या आता है, गद्यांश आता है, गद्यांश भी आता है और पद्यांश भी आता है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चनों का आंसर हमें उसी गद्यांश में से ढूंढ के और उसमें नोट करना पड़ता है अपनी आंसर कॉपी में। ठीक दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर इकाई 4 में हमें पढ़ना है संप्रेषण। क्या पढ़ना है, संप्रेषण पढ़ना है। संप्रेषण में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, संप्रेषण में हमें पढ़ना होगा संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है और इसके अभिलक्षण। ठीक है, फिर प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैरवाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण और कक्षा संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, इसमें क्या क्या बाधाएं हैं। ठीक, जन मीडिया एवं समाज। ओके, फिर यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। इसमें हमें क्या करना है, 6 से 10 तक की, मतलब आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए तो आप ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, ये 6 से 10 तक की मैथ रहती है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए, तर्क के प्रकार देना है, संख्या श्रेणी। ठीक है, नंबर सिस्टम देना है, इसमें नंबर सिस्टम 6 क्लास में दिया हुआ नंबर सिस्टम, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। ठीक है, गणितीय अभिवृद्धि, इसमें हमें देना है अंश, समय और दूरी, ये 7th क्लास में आप लोग जानते ही हैं। 10th में भी समय दूरी बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, समय एंड दूरी। ठीक, अनुपात, समानुपात 10th में, 9 एंड 10th। ठीक है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी आती है यूनिट 6। यूनिट 6 में हमें क्या पढ़ना है, युक्ति के ढांचे का बोध। इसमें हम पढ़ेंगे युक्ति के रूप, निरूपाधिक, तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और बसत बर्थ विरोध का परंपरागत वर्ग। ठीक है, युक्ति के प्रकार निगमनात्मक और आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, बेड़ का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए बेड़ आरेख का सतत और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। प्रमाण में हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति और हेत्वाभास। ठीक है, यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रबद्ध वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। ठीक है, यूनिट 8 में हमें पढ़ना है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले। आईसीटी और सुशासन। यूनिट 9 में हम पढ़ेंगे लोक विकास और पर्यावरण। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण संव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पढ़ना है हमें इसमें 1986। ठीक है। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। यूनिट 10 में हम पढ़ेंगे उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। ठीक है। हमें फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट सॉल्व करनी है? 1 से 10 तक। ठीक है। 1 से 10 तक याद रखिएगा। 1 से 10 तक 10 यूनिट रहेंगी। 10 यूनिट को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अब टिप्पणी दी हुई है, देखिए, प्रत्येक यूनिट मॉड्यूल से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक यूनिट से एक यूनिट से 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे? 2-2 नंबर के होंगे। यदि दृष्टिबान परीक्षाओं के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे। ठीक है। समझ गए दोस्तों आप लोग? 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे, हर यूनिट से 5 प्रश्न आएंगे आपके लिए। ठीक है। ओके, समझ गए? थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ में कुछ क्वेश्चन और आंसर के साथ। ठीक है। बाय बाय। थैंक यू। गुड बाय।